हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस विद सतीश में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी के न्यू सिलेबस के बारे में। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वरना हमारे चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल है। तो हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में। तो आप सबको पता है कि हमारा जो पेपर था वो 2 टर्म में बोर्ड का पेपर इस साल डिसाइड हो गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 के अंदर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टर्म 1 के अंदर कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड जो हमारा एग्जाम होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और कैसे हम अपने प्रैक्टिकल्स को, क्योंकि मोस्टली अकाउंट्स के अंदर हमारा प्रैक्टिकल है, तो कैसे हम उन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे एमसीक्यूज के बेस पर। तो सबसे पहले अगर हम टर्म 1 की बात करें तो पार्ट 1 यानी हमारी जो पहली बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसमें से क्या क्या आ रहा है। तो हम उस अगर बुक में से देखें तो सबसे पहले इसमें से आ रहा है फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो इसमें से अभी बहुत सारे टॉपिक जो है डिलीट हो गए हैं, डिलीट नहीं हुए, वो मोस्टली हम कहें तो वो सेकंड टर्म में चले गए हैं। फिर दूसरा है आपका कंपनी अकाउंट्स, उसके अंदर आपका आ रहा है अकाउंट्स फॉर शेयर्स। ठीक है, उसके बाद है पार्ट बी जो आपकी थर्ड वाली बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह आपको इसमें बना के रखनी है। तो आपका जो डाउट है कि भाई एमसीक्यू में बैलेंस शीट वगैरह क्या होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सीट एंड प्रिस्क्राइब विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2030। टूल्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालाइज के बारे में आप बात करोगे और अकाउंटिंग रेशियो, ये आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। वैसे तो अगर आप सीबीएसई में हैं और मोस्टली यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपके पास नहीं होगा, ये ऑप्शन में है कि किसी बच्चे के पास नहीं होता या फिर और दूसरे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। अगर आपके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो आप इसे समझिए कि भाई आपसे पूछा जाएगा, पूरा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू लिया जाएगा और अकाउंटिंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिट्स पर कैसे काम करती है इसके बारे में पूरा डिटेल लिया जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एमसीक्यू के लिए। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले तो आपको अकाउंटिंग का जो पार्टनरशिप में जो फीचर्स हैं और अकाउंटिंग की पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप फीचर्स और पार्टनरशिप डीड कैसे काम करती है, भाई क्या है, इसके बारे में आपको बात करना होगा, याद रखना होगा। प्रोविजन क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो जाए। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करा जाता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है और प्रॉफिट उनके बीच में कैसे बनता है और पार्टनर्स को गारंटी कैसे दी जाती है। अगर आपने अभी चैप्टर वगैरह स्टार्ट कर दिया होगा पार्टनरशिप वाला तो ये सब आपने अभी पढ़ लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है प्रैक्टिकल वे में पढ़ी होगी, थ्योरेटिकल वे में आपने मोस्टली मुश्किल ही पढ़ा होगा। उसके बाद है आपको पास्ट एडजस्टमेंट पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद रिलेटिंग इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास्ट एडजस्टमेंट में होता है कि भाई कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियों को हम सुधार करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो इसमें सेकंड चैप्टर है, आपकी जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप के अंदर, गुडविल वाला, तो इसमें आपको नेचर पढ़ने, गुडविल का नेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं, और सुपर प्रॉफिट मैटर और कैपिटलाइजेशन मेथड आपको ये पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है, ये आपको वैसे जनरली पता होगा कि भाई जो हमारा लोन होता है पार्टनर्स का लोन, वो प्रॉफिट के साथ हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम एमसीक्यू डिस्कस करने लग जाएंगे, आप लोगों के अगर व्यू काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए तो हम ट्राई करेंगे कि अब इसके हम अपने चैनल पे बिजनेस के साथ साथ और सब्जेक्ट की वीडियोस भी लेके आएँ ताकि आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। सेकंड है भाई अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हमारी फर्म होती है तो उसमें क्या क्या आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू के लिए। तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ये आपका पूरा पूरा एक चैप्टर है, तो इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें इसमें से आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा आएगा फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर में से क्या क्या पूछेंगे भाई, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट चेंज रेशियो में चेंज होगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा पार्टनर्स के बीच में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करा जाएगा। ठीक है, हमारी जो रीवैल्यूएशन करी जाती है एसेट्स की और रीअसेसमेंट लाइबिलिटीज़ की कैसे करी जाएगी, और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे करा जाएगा। तो सवाल ये उठना चाहिए कि भाई हम पूछें क्या, इसमें से एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। आप लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई ने पूरी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके दी है। देखिए पेपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं आने वाला है, पेपर आपका जो है थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स होगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको बड़े बड़े सवाल तो बनाने नहीं होंगे। तो हम इन फ्यूचर ट्राई करेंगे कि हम आपको जो है एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड करें अपने चैनल पे, और हो सके तो ये कॉन्सेप्ट जो है डिटेल वाइज कॉन्सेप्ट भी वीडियो के साथ प्रोवाइड करना चालू करें। भाई आपको क्या क्या पता होना चाहिए,
क्या क्या आपसे पूछेगा ये भी सीबीएसई ने यहाँ पे बता दिया है। पहला है कि भाई मीनिंग पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप फंड की और पार्टनरशिप डीड की, इन सब की आपको मीनिंग आनी चाहिए। दूसरा, आप इनके कैरेक्टर जो हैं और फीचर जो है पार्टनरशिप के अंदर और कंटेंट्स जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर, डीड में आपने बहुत सारे कंटेंट्स पढ़े होंगे, वो सारे डीड्स के कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए। आप सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोविजन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हो दिए गए हैं जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो। फिर हम बात करेंगे भाई डिफरेंस बिटवीन, आपसे पूछा जा सकता है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या भाई इसमें डिफरेंस हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आउटलाइन द प्रोसेस डेवलपमेंट स्किल प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है, क्या क्या उसके लिए स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है भाई डेवलपमेंट द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अकाउंटिंग इन्वॉल्व गारंटी ऑफ प्रॉफिट, भाई कौन कौन सी चीज़ें हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमें देनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल में। ठीक है, मीनिंग पूछा जा सकता है गुडविल का और भाई कौन कौन से फैक्टर हमारे गुडविल के इफेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उनके बीच में हो रही हो तो उनका मीनिंग वगैरह क्या क्या होगा, इन सारे रेशो के बारे में आपको मीनिंग वगैरह याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर बात कर सकते हैं भाई डेवलपमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो भाई कैसे रीडेवलपमेंट करा जाता है और इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है भाई क्या क्या चीज़ें ट्रीटमेंट करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी पूछा सकता है भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा जाता है न्यू पार्टनर्स के अंदर तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे पार्टनर्स के प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होती है, ये पूछा जा सकता है। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखिए पहले तो हमने आपको सिलेबस बताया कि क्या सिलेबस में आएगा क्या क्या और सिलेबस में से पूछा क्या जा सकता है, ये भी सीबीएसई ने आपको क्लियरली डिस्कस कर दिया है। हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर कि हम आपके साथ जल्दी ही जुड़ें और जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करें विद कॉन्सेप्ट के साथ कि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएँ। और हम ट्राई करेंगे आने वाले टाइम पे हम यूट्यूब पर ही एमसीक्यू के टेस्ट वगैरह बच्चों के ले सकें। ठीक है, अगर जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी और काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री के साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि न्यू सिलेबस पैटर्न है और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो देखिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यू या फिर हम आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना चालू कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो हम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसा पढ़ाना चालू हम कर दिए जाए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई सेकंड हमसे क्या पूछेगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो फर्स्ट टर्म में हमारी जो बुक आने वाली है उसमें से क्या पूछा जा सकता है। देखिए इसमें से भी कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं पूछेगा, ये वही पूछेगा जो आपसे बेसिक पढ़ते वाले हैं। देखिए हम बताते हैं अकाउंट्स में देखो मोस्टली देखा जाता है बच्चे की थ्योरी पार्ट को छोड़ देते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर लेते हैं। अब इस एस्पेक्ट से होता क्या है कि भाई आपने थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ली और यहीं पे जो है यहाँ पे जब आपका जो ये एमसीक्यू हो रहा है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी इस बार आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप थ्योरी को मिस ना करें तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर हम देखते हैं कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देखिए इसमें पूछा क्या जा सकता है, शेयर एंड शेयर कैपिटल का नेचर कैसा हो सकता है भाई, कैसा उसका टाइप्स हो सकता है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू, अलॉटमेंट जब होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इशू एट पर एंड एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडर्ड अदर देन कैश। देखिए सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में भी आपको करनी है और थ्योरेटिकल वे में करनी है। और क्या पूछा सकता है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, इसके बारे में भी आपसे पूछा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, ये भी आपसे पूछा सकता है। और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ये आपसे जरूरी पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो फिर इसमें से मेन चीज़ क्या पूछी जाएगी भाई, क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर वो रखनी है सबसे पहले कि भाई मीनिंग, आप कुछ भी पढ़िए सब चीज़ों का आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप हर चीज़ का मीनिंग याद करके चल दिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे बोला गया कि स्टेट द मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड फिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे ये क्या डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, मीनिंग हो सकता है कि आपको सीधे सीधे डेफिनेशन दे दी और आपको पूछ दे भाई किसकी डेफिनेशन है, तो ये आपको बतानी पड़ सकती है। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑफ प्लान ऑप्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर कैपिटल की क्या होती है, रिगार्डिंग शेयर इशू कैसे होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड जब री इशू फॉरफीटेड शेयर होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3। ध्यान दीजिएगा, एज पर पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो शेड्यूल 3 कौन सी है और कैसे ये वर्क काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है ये अकाउंट्स की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसको देखिए कुछ पाने के लिए थोड़ा आपका टाइम तो इसमें लगेगा ही। ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे शॉर्ट में आपको जल्दी से समझा दे, मतलब समझाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू और सिलेबस भी कुछ इस प्रकार से सीबीएसई ने दिया है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तक हमने कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप में से डिस्कस कर लिया, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे सिलेबस कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, देखिए सिलेबस तो उसी हिसाब से जैसे आपका ऑल जैसे पहले एग्जामिनेशन होते थे, मगर यह है कि एमसीक्यू बेस है, तो इस बार सीबीएसई ने क्या करा, थोड़े चैप्टर कुछ सेकंड टर्म में डाल दिए और थोड़े चैप्टर इस टर्म में डाल दिए, तो लग सकता है कि भाई आपको सिलेबस ज़्यादा लग रहा होगा, मगर सिलेबस कुछ भी ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल बेस पर है, और आपको थ्योरेटिकल और प्लस में लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन उन दोनों को देख के चलना पड़ेगा। एंड में इसके बारे में हम बात करेंगे। भाई आपसे अभी क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2030। तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस के बारे में और उसके लिमिटेशंस के बारे में पूछ सकता है। अकाउंटिंग रेशियो के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पूछ सकता है, भाई करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है। सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पूछ सकता है, डेब्ट रेशियो, इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये कैसे आप निकालेंगे, ये आपसे पूछ सकता है। एक्टिविटी रेशियो के बारे में पूछ सकता है, भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, आपसे पूछ सकता है। भाई इसमें पूछेगा क्या, सेम सीधी बात है। देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने बता रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा। डेवलपमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2030 ऑफ द बैलेंस शीट एज द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड फॉर्मेट। आपको भाई इसके नॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स को भी याद रखना पड़ेगा जो भी आपको बताया गया है। ठीक है, क्या इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, और प्रिस्क्राइब 3 मतलब शेड्यूल जो कंपनी एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो कंपनी एक्ट के हिसाब से आप फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, ये आपको बना के रखना पड़ेगा। दूसरा भाई इनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन पूछ सकते हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, जो डिफरेंट रेशियो आपको दिए गए हैं। ठीक है, कंपटीशन करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में पूछ सकते हैं, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेवलप द स्किल एंड कंपटीशन ऑफ डेब्ट रेशियो, टोटल ऑफ डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इनके बारे में पूछ सकता है। डेवलप द स्किल ऑफ कंपटीशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इनके बारे में पूछ सकता है। डेवलप द स्किल ऑफ कंपटीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे आप बोलोगे इसमें क्या डेवलप करें, कौन सी स्किल डेवलप करें, इसको कुछ नहीं करना। देखिए आप सबने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे होंगे, मैंने बोला आपको थ्योरेटिकल पे भी इस बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें देखेंगे ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे दें और उसमें से बाद में आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो वो आपको टिक करना होगा, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद इसमें और एक सिलेबस में पूछ सकता है, भाई इसका पीडीएफ छूट गया था थोड़ा सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पूछ सकता है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक वगैरह में सब टिक लगवा सकते हैं। अब बात करना भाई कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में, तो इसमें भी कुछ खास है नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चों के पास ऐसा होगा जिन्होंने कंप्यूटर अकाउंटिंग ले रखी होगी, तो इसमें भी एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन उसके बारे में पूछ सकता है। चलिए इसको स्किप करके चलते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग को। टर्म 2 में आते हैं भाई। लास्ट टर्म में क्या पूछेगा, हमें पता है कि लास्ट टर्म जो है हमारा पूरा का प्योर थ्योरेटिकल होने वाला है, उसमें एमसीक्यू नहीं होंगे अगर कोविड के केस ज़्यादा नहीं बढ़े। तो देखिए उसमें इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं, सीबीएसई में खुराफाती लोग बैठते हैं। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगाया इन्होंने। पहले इन्होंने क्या करा है कि अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, जिस बच्चे ने एनपीओ पढ़ लिया होगा, देखो बेटा एनपीओ जो है आपका वेस्ट तो जाएगा नहीं, जो भी आपने पढ़ लिया होगा कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। हो सकता है बच्चों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर है 12th के अंदर, तो बच्चे एनपीओ पढ़ लेते हैं, अगर आपने एनपीओ पढ़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सेकंड टर्म में काम आएगा। तो एनपीओ जो है पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सेकंड टर्म में आएगा। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रिटायरमेंट एंड डेथ वाला जो पार्टनर है, और डिसोल्यूशन जब होती है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जब हमारी फॉर्म बंद होती है, तो ये टॉपिक टर्म 2 में आपसे पूछा जाएगा। तो इससे पहले जो हमने टर्म 1 में देखा था उसमें एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें थी, और यहाँ पे जब फॉर्म बंद हो रही है उस समय फॉर्म की ओपनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। ठीक है, और इसमें जब फॉर्म बंद हो रही है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। कंपनी अकाउंट में आपसे पूछ सकता है भाई अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स के बारे में।
ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के बारे में पूछ सकता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑप्शन में फिर से दे रखा है। तो टोटल आप देखोगे कि पार्ट 2 के अंदर इसमें भी 40 मार्क्स का है और उसमें भी 40 मार्क्स का दिया था। तो थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। भाई एनपीओ में क्या पूछ सकता है, एनपीओ का पूरा कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फीचर उसके बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा उसके फीचर कैसे बनता है, अकाउंटिंग की बैलेंस शीट कैसे होती है, रिसिप्ट एंड जो पेमेंट्स अकाउंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है वो आपको कैसे करनी है, सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। देखो, एडजस्टमेंट इन अ क्वेश्चन शुड नॉट बी एक्सीड 3 और 4 इन अ नंबर एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सब्सक्रिप्शन कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर एंड सेल्स ऑफ एसेट्स ओल्ड मटेरियल। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी है। सीबीएसई इससे बाहर कुछ नहीं देने वाला। आप आईएएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सबको आपको ऑलरेडी बता रखी है भाई। एंट्रेंस एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशन आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट और ट्रेडिंग एंड अकाउंट एंड आइडेंटिकल एक्टिविटीज इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे सीबीएसई ने बता दिया भाई क्या क्या हम पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके अंदर और क्या पूछ सकता है भाई। पार्टनरशिप पे से रिटायरमेंट से पूछ सकता है भाई। रिटायरमेंट और जब डेथ होगा पार्टनर्स के बीच में, तो रिटायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है फर्म के अंदर। जब पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है जब वो चेंज होती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। सिंपल सी बात है, हम कहें तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम गुडविल का, रीवैल्यूएशन कैसे करेंगे भाई हमारे एसेट्स का, रीअसेसमेंट कैसे होगा हमारी लायबिलिटीज़ का, एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, रिजर्व का, और बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, ये आपको रिटायरमेंट एंड डेथ में पूछ सकता है। कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट टिल द डेथ, भाई जो पार्टनर मर गया उसकी जो प्रॉफिट है वो कैसे आप कैलकुलेट करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपसे उसका मीनिंग पूछ सकता है भाई, क्या क्या मतलब है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको थ्योरी पे इस बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपसे मीनिंग पूछ सकता है सीधा सीधा यहाँ पर, टाइप पूछ सकता है कैसे कैसे टाइप के डिसोल्यूशन हो सकते हैं, सेटलमेंट आप अकाउंट का कैसे करेंगे, रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, अदर रिलेटेड कैपिटल अकाउंट कैसे होगा, कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, सेल टू कंपनी और इन्वेंसी और पार्टनर के साथ क्या क्या करा जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, बोला गया है कि भाई इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन इट इज टू बी प्रिज्यूम दैट इट हैज नॉट रियलाइज एनी अमाउंट। देखिए सीबीएसई ने आपको सारी चीज बता दिया है कि भाई क्वेश्चन में आपको क्या क्या मान के चलना है, ठीक है। इफ आवर पार्टनर हैज बॉन्ड एंड और पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस इट शुड बी स्टेटेड। देखो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद आते हैं भाई पहले थर्ड बुक के बारे में। नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एनपीओ में हमें ध्यान रखना है भाई उसका मीटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भाई कैसे बनता है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। बिना आया कैसे आप अकाउंट्स कर लोगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अंडरस्टैंड इट्स फीचर, उसके बारे में आप जानोगे। आप भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एनपीओ की, वो सारी जानकारी जानोगे, ठीक है। और जो भी आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया होगा और उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके साथ। तो भाई आपसे डिटेल में क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है भाई एनपीओ का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसके डेस्टिनेशन और प्रॉफिट की एंट्री कैसे इसमें कर सकते हैं। पूछा सकता है भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, आपने जब आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे इन फ्यूचर तो आपको ये पता हो जाएगा इजीली, ठीक है। उसके फीचर वगैरह को आप अंडरस्टैंड करके रखेंगे। दूसरा भाई स्किल्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। जाहिर सी बातें हैं, ये कहना चाहता है कि भाई आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर तरीके से बनाना आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग क्या है और कैसे इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग स्किल होनी चाहिए आपको, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आना चाहिए, साथ के साथ उसकी बैलेंस शीट एनपीओ के अंदर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंटिंग एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ क्वेश्चन में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, उसके साथ आपको सारी चीज़ें सारी एंट्री करनी आनी चाहिए। जाहिर सी बात यहाँ पे कुल मिला के ये कह रहा है, इतनी बड़ी चीज़ों को ध्यान में नहीं देना, जो बता रहा हूँ आप सुनते रहिए, ठीक है। दूसरा अगर हम इसके अकाउंटिंग के बारे में बात करें पार्टनरशिप फंड के अंदर, तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन दो चीज़ आ रही थी। इसमें आपको रिटायरमेंट के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डेथ जब पार्टनर की हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या चेंज आते हैं, ये आपको बताना है। अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, रिवोल्यूशन एसेट्स हम कैसे कर लेते हैं भाई, रीअसेसमेंट लायबिलिटीज़ का कैसे हो रहा है, इनके बीच में सारी की सारी आपको अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आप प्रॉफिट वगैरह की कैसे एडजस्टमेंट करोगे, रिजर्व और डेथ ऑफ द पार्टनर की कैसे अंडरस्टैंडिंग करोगे। डेवलप द स्किल ऑफ कैलकुलेटर ऑफ डिसीज, मतलब सिंपल सी बात है, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो जाता है, तो भाई उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। जब भाई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके बारे में जो भी अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं वो आपको आने चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। और उसके थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उसके बाद आप पार्टनरशिप फॉर्म की क्या क्या सिचुएशन होती है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, वो सारी जानकारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और जो उसके साथ रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनको कैसे बनाना आना चाहिए, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई डिवेंचर के अंदर।
यहाँ तक डिसोल्यूशन तक आपको समझ में आते हैं। इसका यूनिट्स है अगला अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आपको डिवेंचर आना चाहिए, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और इशू ऑफ डिवेंचर कंसेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स, रिडीम डिवेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सारी चीज़ें आपकी बुक में सब चीज़ दी गई है, ठीक है। जैसे इस वीडियो के एंड में बताएंगे आपको कि हम क्या करने वाले हैं आगे, आपको अगर कोई भी असुविधा ना हो। इसमें आपको भाई क्या क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी डिफरेंट ट्रांजेक्शन की जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, ठीक है। इसके अब आपको डिवेंचर अकाउंट बनाना आना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। लॉस हो जाए डिवेंचर का तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है बैलेंस शीट में वो सारी जानकारी होनी चाहिए। डेवलप द स्किल्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा आना चाहिए। स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो इसकी सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे नोट वगैरह में सारी जानकारी दे रखी है अकाउंटिंग के अंदर कि आपको भाई क्या क्या करना है। जैसे हम बोला डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इन दैट ऑर्डर, ये आपको दे रखा होगा, ठीक है। रेटिव सेक्शन ऑफ द कंपनीज एट 2013 विल बी अप्लाई इसके अंदर होगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स TDS के सोर्स पर हम करेंगे, ठीक है। इसका जो पार्ट बी है एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंट्स में से, इसमें से क्या आ रहा है भाई, इसमें से आएगा कि भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की जो बुक है उसमें से आपको सीधा यही आएगा, टोल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट ही आएगा, जो दिया है वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी आने वाला। इसके भाई आपको क्या क्या आना चाहिए, भाई आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है थर्ड जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भाई आपको इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज सिलेबस से इनडायरेक्ट मेथड से चलेगा, ठीक है भाई। इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो की क्या क्या स्टेटमेंट है, इसके बारे में प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो कैसे बनाएंगे यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विद गिवन एडजस्टमेंट। आपको जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट वगैरह दी होगी, आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नोट्स वगैरह हैं आपको ध्यान देने पड़ेंगे भाई, क्या CBSE कहता है, कह रहा है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन, amortization, profit or loss on sale of assets including investment, dividend, both final and interim and tax। कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको कैश क्रेडिट, और जो कैश क्रेडिट है उसको एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हिसाब से हम ट्रीट करके चलेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट को जो है करंट इन्वेस्टमेंट को हम लेंगे एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, बाकी चीज़ें जो भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और नोट्स देख लेते हैं भाई, प्रीवियस ईयर बोला गया है यहाँ पे, प्रोपोज डिवीजन टू बी गिवन इफेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 इवेंट ऑक्यूरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, current year's proposed dividend will be accounted in the next year and after is declared the shareholder। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि भाई जो भी हमारा क्या वही कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है करंट ईयर उसको नेक्स्ट ईयर में शेयर होल्डर्स के साथ डिक्लेयर कर जाएगा। ये आपको सारी बातें पता चल गई भाई। कंप्यूटर अकाउंटिंग है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फॉर्मेट नहीं है। अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग आपके पास है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भाई क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए ये वीडियो का हमारा जो सिलेबस है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो सिंपल सी बात है कि आपके मन में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे MCQ की, क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी जो भी आपके पास पेपर वगैरह होगा, आप लास्ट ईयर के पेपर्स पे अभी ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ना कि बोलेंगे सर हमें लास्ट ईयर पेपर दे दीजिए, जैसे पिछले साल 10 ईयर्स बच्चे लगाते तो उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, आप जो है MCQ की बुक नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी आप MCQ की बुक नहीं लेंगे। मार्केट में हम लोगों ने देखा बहुत सारी MCQ की बुक आ गई है, तो आप बिल्कुल भी MCQ की बुक, ठीक है, MCQ क्वेश्चन बैंक की बुक आ रही हो वो बिल्कुल भी आप परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप कॉन्सेप्ट में से ही MCQ खुद ब खुद बना सकें, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है जब हम क्वेश्चन बनाने आता है लोगों को, ठीक है, तो ईजिली क्या करता है आंसर भी दे देता है। जब आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप क्या करोगे, ईजिली आंसर लिख दोगे। तो आप हर टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो, मैंने बोला ना कि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, टर्म 1 है, यानी उसमें हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है। तो थ्योरेटिकल में आपको जो भी थ्योरेटिकल आपने नॉलेज गेन करी और जो भी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी, तो आप सोचिए कि उससे क्वेश्चन हम बना कैसे सकते हैं। तो आप जैसे ही सोचना चालू कर देंगे भाई हम क्वेश्चन बना कैसे सकते हैं, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी भाई हम आंसर देंगे कैसे, ठीक है। तो पेपर आपका भाई कैसे आ सकता है, अब ये भी सवाल है कि भाई हमारे पास 90 मिनट है टोटल, यानी 3 घंटे अपने पास, तो अपने पास पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। अपन लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत है कि भाई कैसे पेपर होगा, ठीक है। पेपर इसको 2 टर्म में बांट सकता है, हो सकता है आपको 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन दे दे, कुछ 2 मार्क्स के दे दे, और उसमें MCQ आपसे पूछा जा सकता है। ये सीधे यहाँ पे पूछ सकते हैं भाई 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो ऐसे ऐसे करके लोग पेपर डिवाइड कर देंगे। देखिए MCQ है तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट के साथ है, आप जो भी लार्ज क्वेश्चन है उसको, लार्ज क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलेंगे आप, ठीक है।
लार्ज क्वेश्चन को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल भी छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, उनको छोड़ना भी नहीं है। लार्ज क्वेश्चन को अवॉइड करिए यहाँ पर, मगर उनके कॉन्सेप्ट आपको पूरी क्लियरली आता हो। आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर छोटी से छोटी बात आपको पता होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली एमसीक्यू अटेम्प्ट कर जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और हम ट्राई करेंगे कि आपको बुक से भी इसका सिलेबस टिक लगवाएं इन फ्यूचर में। अगर आप लोगों ने अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमें बुक से टिक लगवाया जाए, तो कमेंट करिएगा आप लोग नीचे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट करिए फटाफट से, और जितनी ज़्यादा कमेंट होगी तो हम ट्राई करेंगे बुक से कॉन्सेप्ट दिलाने की। और हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को, मैंने बोला कि आखिरी में बताऊंगा, तो हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को एमसीक्यू बेस पर आपकी अकाउंटिंग हम यूट्यूब चैनल पे ही स्टार्ट कर दें। आप ये क्लास वगैरह यूट्यूब पे ही लेना चालू कर दिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिनको ये जानकारी नहीं पता है उन्हें बताइए, ताकि वो इजीली अच्छे तरीके से सब समझ सके। धन्यवाद।